हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आपने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बाकी आज हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को आज की सिंगल वीडियो में देखेंगे। टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको नाम से ही देखें तो देखो, गैस्ट्रो से हमारा हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, और जो रिटेंटिव है, रिटेंटिव मतलब कि यहाँ पे रुकना, ठीक है, कहीं रिटेन करना। रिटेंटिव वर्ड हमारा रिटेन से आया, रिटेन मतलब कि कहीं रुके रहना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन करेंगे जो कि देखो, कहने को तो जीआईटी है, बट यहाँ पे मेनली हम लोग स्टमक की बात करेंगे। हम लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे जो कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, इस स्टमक में जाके काफी देर तक जो है रिटेन करे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम लोग कोई दवा खाते हैं तो वो थोड़ी देर तक स्टमक में रहती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में चली जाती है, और इंटेस्टाइन में ही हमारी दवा का मेजर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसको हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ये जो दवा है ये हमारी इंटेस्टाइन में जल्दी ना जाए, या फिर जाए ही ना, बल्कि स्टमक में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रुके और स्टमक में ही इसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिले। अब देखिए, इसका मेन पर्पज हमारा ज्यादातर यही रहता है कि जो स्टमक के लोकल इरिटेशंस होते हैं, ठीक है, अगर स्टमक में हमारा कोई इश्यू है तो वहां पे जो दवा है वो स्टमक में ज्यादा से ज्यादा अपना एक्शन शो कर सके। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग एक बेसिक प्रिंसिपल समझ ही गए होंगे। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रोलॉन्ग द रिटेंशन ऑफ डोजेज फॉर्म इन द स्टमक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डोजेज फॉर्म का रिटेंशन टाइम, ठीक है, स्टमक में बढ़ा देते हैं काफी लंबे टाइम तक। It ensures that drug is released slowly and remains in the upper part of gastrointestinal tract। तो यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो हमारी दवा है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अपर पार्ट में, ठीक है, जीआईटी के ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है या फिर जो हमारा इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे मेनली द स्टमक एंड प्रॉक्सिमल मतलब कि इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, जैसे कि हमारा ड्यूडनम हो गया, यानी जो दवा है वो हमारी लगभग कह सकते हो इस एरिया में रहे, हमारे इंटेस्टाइन में न जाने पाए, है ना। तो हमारी अप्रोच कोशिश यही रहती है। बाकी इट हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी इन द फील्ड ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी रिसेंटली काफी पॉपुलैरिटी भी देखने को मिली है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर जीआरडीडीएस के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में जो है कह सकते हो बना सकते हैं, या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती हैं। तो ऐसी दवाएं जिनको यहाँ पे स्टमक में लोकली काम करना हो, तो अगर मान लो स्टमक में कोई लोकल इरिटेशन है या फिर कोई डिजीज है और अगर वहां पे हमें दवा भेजनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्म में डेवलप करें, क्योंकि इस फॉर्म में डेवलप करने पे क्या होगा, दवा हमारी स्टमक में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रुकेगी, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ड्रग्स दैट आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब इन द स्टमक। अब अगर कोई दवा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे स्टमक के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट हो जाता है, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी फेवर करेगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोक भी रहे हैं और उसका एब्जॉर्प्शन भी स्टमक से ही ज्यादा से ज्यादा होगा। ड्रग्स दैट इज पुअरली सॉल्युबल एट अल्कलाइन पीएच। अब आपको पता है कि जो स्टमक है उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में हमारा एचसीएल होता है, और जो इंटेस्टाइन है इसका पीएच थोड़ा सा बेसिक होता है। तो जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो ज्यादातर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, और एसिडिक ड्रग्स हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं। तो अगर कोई ड्रग है, ठीक है, जो कि अल्कलाइन पीएच यानी कि इंटेस्टाइन में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि वो हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब हो। तो वहां पे भी हमारा ये बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद ड्रग्स विच आर एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द जीआईटी। तो ऐसी दवाएं, ठीक है, जो कि हमारा कह सकते हो जीआईटी यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वहां से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वहां पे भी मान लो अगर हमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो करना है, ठीक है, कि बहुत जल्दी तुरंत ही ना एब्जॉर्ब हो जाए, तो वहां पे भी हम लोग जो है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही है हमारी दवा को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रहना। ड्रग्स दैट डिग्रेड इन द कॉलन। अब अगर मान लो, कॉलन का मतलब होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। तो अगर कोई दवा यहाँ पे हमारी कह सकते हो इंटेस्टाइन में डिग्रेड हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो दवा इंटेस्टाइन में ना जाने पाए, तो उसके लिए हम दवा को स्टमक में ही रोक के रखेंगे। ड्रग्स दैट डिस्टर्ब नॉर्मल
कोलोनिक माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, कॉलन होता है, वहां पे हमारे बहुत सारे हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर कोई दवा इन गुड बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, इनको किल करती है, तो उस केस में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दवा हमारी इंटेस्टाइन में ना जाने पाए। तो ये सारे केस में हम लोग क्या करते हैं, दवा को GRDDS के फॉर्म में डिजाइन करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऐसी दवाएं जो कि इसके लिए अनसुटेबल होती हैं, तो अगर कोई दवा है जिसकी एसिड सॉल्युबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, अब अगर कोई दवा एसिड में सॉल्युबल ही नहीं होती है, तो स्टमक में हम लोग उसको क्यों ही रोकेंगे, क्योंकि स्टमक का तो पूरा एनवायरमेंट ही एसिडिक होता है, तो वहां पे वो एब्जॉर्ब ही नहीं अच्छे से होगी, ठीक है, या फिर सॉल्युबल ही नहीं होगी अच्छे से। ड्रग्स दैट आर नॉट सुटेबल इन द गैस्ट्रिक रीजन, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर कोई दवा हमारा गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक रीजन में सुटेबल नहीं है, तो वहां पे भी हम लोग जो है उसको GRDDS के फॉर्म में नहीं बनाएंगे। ड्रग्स इंटेंडेड फॉर सिलेक्टिव रिलीज इन द कॉलन, अब अगर कोई दवा बनाई ही इसीलिए गई है कि वो कॉलन यानी कि इंटेस्टाइन में जाके अपना एक्शन शो करे, तो भाई उसको हम क्या स्टमक में ही रोक लेंगे? हमारी तो फिर हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो स्टमक में रुके, फिर तो हम चाहेंगे कि वो जो है इंटेस्टाइन में जाए। तो ऐसे केस में हम दवा को GRDDS के फॉर्म में नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है GRDDS का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो अब एक चीज आप लोग समझ लो, मैंने पहले भी बताया हर लेक्चर में कि अगर कोई भी सिस्टम आप लोग यहाँ पे NDDS के अंदर पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर एक क्वालिटी होगी ही होगी, और वो होगा हमारा कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड रिलीज, ठीक है। तो वो जो दवा है वो यहाँ पे कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड वे में काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक हमें रिलीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग GRDDS के फॉर्म में दवा को डिजाइन करते हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, दैट आर अब्जॉर्ब इन द स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन। तो ऐसी दवाएं, ठीक है, जो कि हमारा स्टमक और अपर इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका रिटेंशन टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमारी सारी दवा धीरे धीरे करके हमारी ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज लीड्स टू सस्टेन्ड थेरापेटिक इफेक्ट, तो यहाँ पे वही चीज है ना कि भाई ये हमारा NDDS का पार्ट है, तो यहाँ पे जो दवा है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी, तो हमारा जो है थेरापेटिक इफेक्ट भी यहाँ पे कह सकते हो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब काफी लंबे टाइम तक हमें थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब एक बार यहाँ पे दवा ले ली पेशेंट ने, तो उसको बार बार दवा लेनी नहीं है, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है, पेशेंट कंप्लायंस यहाँ पे बढ़ जाती है। मिनिमाइज ड्रग वेस्टेज, तो ड्रग वेस्टेज भी यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दवा कंट्रोल्ड वे में रिलीज होती है। और लोकलाइज्ड एक्शन, यानी कि देखो ज्यादातर हम लोग GRDDS के फॉर्म में वही दवा बनाते हैं जिसको स्टमक में अपना लोकल एक्शन शो करना होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन लीडिंग टू बेटर एफिकेसी एंड फीवर साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे दवा को GRDDS के फॉर्म में डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली हम लोग ऐसे तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो कंट्रोल्ड वे में अपना ड्रग रिलीज करे, तो वहां पे क्या होगा भाई, दवा एक कांस्टेंट रेट से रिलीज होगी, तो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन बार बार ऊपर नीचे तो होगा नहीं, जिसकी वजह से बेटर एफिकेसी रहेगी और साइड इफेक्ट भी कम से कम रहेगा। और यूजफुल फॉर लोकल ट्रीटमेंट, और लोकल ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट होता ही है कि अगर हमारा स्टमक में अल्सर है, इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे दवा को GRDDS के फॉर्म में बनाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एक चीज आप लोग समझिए कि अभी हम देखेंगे कि GRDDS में हम लोग बेसिकली दवा को डिजाइन कैसे करते हैं। तो वहां पे एक हमारा सिस्टम होता है फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो दवा है वो स्टमक फ्लूइड में यहाँ पे फ्लोट करती है, मतलब तैरती है, मतलब कह सकते हो ऊपर ही बनी रहती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर दवा को फ्लोटिंग सिस्टम में डिजाइन करना है, मतलब आप अभी समझो, हम लोग अभी देखेंगे अप्रोचेस फॉर GRDDS, तो उसमें एक अप्रोच होता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें दवा को हम लोग यहाँ पे स्टमक फ्लूइड में फ्लोट कराते हैं, तो भाई स्टमक फ्लूइड होना चाहिए ना काफी अमाउंट में, तभी तो वो तैरेगी स्टमक फ्लूइड में। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो है हमारा हाई लेवल ऑफ फ्लूइड चाहिए होता है स्टमक में, अगर हम लोग फ्लोटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर अनस्टेबल और पुअरली सॉल्युबल इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, तो वही चीज है कि अगर सॉल्युबल ही नहीं है तो हम लोग कैसे ही बनाएंगे। इनएप्लीकेबल फॉर ड्रग्स दैट में कॉज, अगर कोई स्टमक में लोकल इरिटेशन कॉज कर रहा है तो वहां पे भी नहीं बना सकते। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट भी यहाँ पे ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्म। और ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब सिंपल सी बात है कि कोई दवा अगर हमारी GIT से एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो देखने को मिलेगा ही। अब अगर कोई बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग्स किसी ड्रग का है तो उसको हम लोग यहाँ पे GRDDS के फॉर्म में नहीं बनाएंगे। तो ये सारे हमारा डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने स्टमक की एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करें कि स्टमक हमें कैसे देखने को मिलता है, तो देखिए स्टमक हमारा बेसिकली जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। बाकी मेन चीज क्या है कि हमारा J शेप का होता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर आप लोग देखो तो ये जो है ऐसा J शेप का ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ये क्या करता है भाई, फूड फ्रॉम ईसोफेगस। तो ये जो स्टमक है, तो स्टमक के ऊपर हमारा क्या होता है, ईसोफेगस होता है। इस ईसोफेगस से यहाँ पे फूड हमारा कहाँ आता है, स्टमक के अंदर आता है।
और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टमक इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्टमक है, तो ये स्टमक क्या होता है भाई, ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी स्टमक के बाद क्या शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हुआ, वो स्टमक ही तो हुआ। और उसके अलावा हमारा जो स्टमक सिक्रीट एसिड एंड एंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड। और सिंपल सी बात है भाई, स्टमक हमारा गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करता है, बहुत सारे हमारे एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है, पेप्सिन वगैरह हो गए, जो कि हमारे स्टमक फूड के डाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे स्टमक का एक बेसिक एनाटॉमी वगैरह हो जाता है। बाकी अभी और भी देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टमक के पार्ट्स के बारे में, तो स्टमक को हम लोग यहाँ पे 4 मेजर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा यहाँ पे कार्डिया। जैसे आप लोग देखो तो ये हमारा जो अपर पार्ट होता है, ये हमारा होता है कार्डिया। तो यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो ईसोफेगस का जो कंटेंट है वो खाली होता है स्टमक में, यानी यहीं से क्या होता है, यहीं से तो खाना सबसे पहले आके हमारे स्टमक में आता है। फिर फंडस होता है, तो ये हमारा अपर कैविटी होती है, ठीक है, स्टमक की अपर कैविटी से हमारा फंडस मिलकर बना होता है। फिर बॉडी, तो यही हमारा मेन और सेंट्रल रीजन होता है, इसी बॉडी में हमारी दवा कह सकते हो रहती है, इसी बॉडी में हमारा खाना रहता है, इसी बॉडी में हमारा फ्लूइड रहता है। और उसके बाद पाइलोरस। तो पाइलोरस देखो, पाइलोरस यहाँ पे ये लोअर सेक्शन होता है। देखो ये जो एंटरम आपको दिख रहा है, ये भी बेसिकली पाइलोरस का ही पार्ट है, तो ये पाइलोरस होता है, ठीक है। तो पाइलोरस हमारा लोअर सेक्शन होता है, जो कि हमारा कंटेंट को ड्यूडनम में खाली करता है, मतलब कि ड्यूडनम मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो अब खाना क्या होता है, खाना पहले ईसोफेगस से स्टमक में आता है और फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो हमारा पाइलोरस है, ये खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडनम में खाली करता है। ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी के बारे में, कि मतलब जो हमारा स्टमक है उसमें किस तरीके से मोटिलिटी मतलब मोशन होता है। भाई स्टमक से हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पास होता है, जो स्टमक है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे पास होता है, क्योंकि जो हमारा हमारा स्टमक है इसके अंदर भी हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी देखने को मिलती है, मतलब थोड़ा बहुत मोशन चला करता है। तो इस मोशन के भी ना हमारे कह सकते हो 4 फेज होते हैं। जो पहला फेस होता है वो हमारा लगभग कह सकते हो 30 से 60 मिनट का देखने को मिलता है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, इसमें हमारा खाना कह सकते हो स्टमक में आया हुआ होता है। फेज 2 हमारा यहाँ पे 20 से 40 मिनट का होता है, जिसमें हमारा बाइल सिक्रेशन, म्यूकस डिस्चार्ज, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा फेज 3 स्टार्ट होता है, जो कि हमें 10 से 20 मिनट का देखने को मिलता है। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है, क्योंकि इसी में हमारा इसमें हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी में हमारा जो ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर जो हमारा फूड होता है, दवाएं होती हैं, वो इसी फेज में हमारी स्टमक से इंटेस्टाइन में पास करी जाती है। और फेज 4 की बात करें तो ये हमारा बहुत ही कम टाइम का होता है, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा फेज 3 है, ये फेज 3 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जीआरडीडीएस होता है वो यहाँ पे फेज 3 को कंसिडर करके ही डिजाइन किया जाता है, कि फेज 3 में जो भी चीजें हैं, ठीक है, फेज 3 के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी दवा को डिजाइन करते हैं कि वो फेज 3 को रजिस्ट कर सके और यहाँ पे स्टमक में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रह सके। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात करें जो कि गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो पहला हो गया डेंसिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। अब एक चीज आप समझिए कि अभी हम लोग देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, बट आप सिंपली समझो कि अगर हम लोग फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, तो उस केस में हमें चाहिए होगा कि जो दवा है उसकी डेंसिटी हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर जो है तभी वो तैर पाएगा। भाई उसको तैरना है तो उसकी डेंसिटी हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड से तो कम होनी चाहिए ना। लेकिन एक और सिस्टम हम लोग बनाते हैं, और ये हमारा होता है हाई डेंसिटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसमें दवा को हम लोग ऐसा बनाते हैं कि वो उसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा हो। तो अगर फ्लोटिंग सिस्टम है तो हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होनी चाहिए, और अगर हमारा हाई डेंसिटी सिस्टम बना रहे हैं तो भाई ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगर साइज एंड शेप की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो लार्जर, राउंड और ओवल शेप के हमारे ड्रग होती हैं वो बेटर गैस्ट्रिक रिटेंशन शो करती हैं। अभी देखो, अभी आप लोग थोड़ा हो सकता है ये सारी चीजें ना समझ पाओ कि लार्ज क्यों होनी चाहिए। अभी आप पूरा लेक्चर देखो, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि क्यों लार्ज ड्रग हमारी बेटर होंगी। अब फेड और फास्टेड स्टेट की बात करें, फेड मतलब कि जब पेट भरा हुआ, फास्टेड मतलब कि जब पेट खाली हो। तो भाई देखो, जो फेड स्टेट है वो गैस्ट्रिक रिटेंशन के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि खाना ऑलरेडी रहता है उसमें। तो जब तक खाना रहेगा स्टमक में तब तक हमारी दवा भी उसके साथ बनी रहेगी। अब अगर नेचर ऑफ मील की बात करें तो जो फैटी और हाई कैलोरी मील्स होती हैं वो गैस्ट्रिक एम्पटी को डिले करती हैं, तो उस केस में भी हमारा गैस्ट्रिक रिटेंशन यहाँ पे बढ़ जाता है। अब पोस्चर ऑफ पेशेंट की बात करें तो यहाँ पे भी देखो 2 पोस्चर होते हैं, एक होता है सुपाइन पोजीशन, एक होता है अपराइट पोजीशन। तो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा। तो जो हमारा सुपाइन पोजीशन होता है उसमें हमारा रिटेंशन टाइम कम होता है कंपेयर टू अपराइट, ठीक है। तो अपराइट पोजीशन में अगर जो है कोई भी पेशेंट है तो वहां पे हमारा रिटेंशन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करें तो देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही हमारा वो मूवमेंट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो फूड है वो आगे पास होता है। तो अगर मोटिलिटी, बेसिकली मोटिलिटी बोल सकते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोल सकते हैं, तो वो जितना ज्यादा होगा उतना हमारा रिटेंशन टाइम कम होगा। और अगर हम लोग ड्रग प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा ड्रग किस तरीके से, सॉलिबिलिटी कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, एब्जॉर्प्शन विंडो कैसा है, तो इन सबसे भी हमारा इफेक्ट होता है। और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो एज, जेंडर, डिजीज कंडीशन भी हमारी गैस्ट्रिक रिडक्शन को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने मेजर टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा आ जाता है अप्रोचेस फॉर जीआरडीडीएस, कि किस तरीके से हम लोग गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिजाइन करेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल सिंपली समझ लो, बहुत ही सिंपल है। पहला आ जाता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो इसमें हम लोग दवा को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो दवा है ये हमारी स्टमक फ्लूइड में फ्लोट करे, मतलब तैरे। तो देखो जब ये स्टमक फ्लूइड में फ्लोट करेगी, ठीक है, स्टमक के फ्लूइड में तैरेगी, तो भाई तैरती रहेगी, तो ये जल्दी से यहाँ पे खाली थोड़ी होगी। ज्यादा से ज्यादा जब तक हमारी स्टमक में फ्लूइड रहेगा तब तक हमारी दवा इसमें तैरती रहेगी, और तैरते तैरते इसका एब्जॉर्प्शन भी होता रहेगा, ठीक है, वाइल फ्लोटिंग दवा हमारी एब्जॉर्ब भी होती रहेगी। म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो देखो म्यूको एडहेसिव यानी कि इसमें क्या होगा, जो स्टमक की म्यूकस लेयर है इसमें हमारी जो दवा है वो चिपक जाएगी। भाई म्यूको एडहेसिव सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो म्यूको एडहेसिव सिस्टम में क्या होता है, जो दवा है वो हमारी म्यूकस लेयर के साथ एडहेसिव यानी कि चिपक जाती है, और जब ये चिपक जाएगी इसके साथ तो क्या होगा भाई, इसके साथ चिपक गई तो अब ये जल्दी थोड़ी इसको छोड़ेगी, तो यहाँ पे भी हमारा रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। और फिर तीसरा हमारा हो जाता है हाई डेंसिटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो यहाँ पे हम लोग दवा को इस तरीके से बनाते हैं कि जो दवा है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, ये हमारी स्टमक में कह सकते हो बैठ जाएगी, और जैसे स्टमक स्टमक में बाकी चीजें भले खाली हो लेकिन ये नहीं खाली होगा, क्योंकि देखो स्टमक में जैसे मान लो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर दवा की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो स्टमक का फ्लूइड तो मूव कर जाएगा लेकिन दवा थोड़ी मूव करेगी। जैसे ऐसे समझो कि मान लो पानी है, ठीक है, अब पानी में हम लोग एक बहुत भारी सा मान लो 1 kg का वेट डाल दें, तो क्या वो जो है इधर उधर जाएगा? वो नहीं जाएगा ना, वो जिस जगह होगा उसी जगह बैठा रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब डेंसिटी हम लोग बढ़ा देंगे तो वहां पे भी हमारा थोड़ा सा मूवमेंट इसका इनिबिट हो जाएगा और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहेगी। और फाइनली लास्ट हमारा आता है स्वेलेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब सिंपल सी बात है भाई, हमें स्टमक से दवा कहाँ जाती है? स्टमक से दवा इंटेस्टाइन में ही तो जाती है, या फिर जो भी खाना होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो कि अंदर जाने के बाद, ठीक है, पहले देखो पहले ये दवा इतनी छोटी फॉर्म में होगी, लेकिन जैसे ही गैस्ट्रिक फ्लूइड में पहुंचेगी ये स्वेल हो जाएगी, यानी कि ये एक्सपैंड हो जाएगी। और एक्सपैंड होकर क्या होगा, देखो एक्सपैंड होकर ये इतनी बड़ी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये इतनी बड़ी हो जाती है, स्वेल होकर एक्सपैंड हो जाती है इतना ज्यादा कि ये यहाँ पे फंस जाती है, मतलब कि कह सकते हो ये इस जगह फंस गई कि अब ये इससे आगे जाएगी नहीं। फ्लूइड तो हमारा चला जाएगा लेकिन ये दवा जाएगी नहीं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस केस में भी तो दवा हमारी स्टमक में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहेगी। तो इन 4 अप्रोचेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे जीआरडीडीएस को डिजाइन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फ्लोटिंग सिस्टम ही होता है, और इसके अंदर हमारे कुछ बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में। तो सिंपल सी बात है, फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा डिजाइन किया जाता है ड्रग को प्रोलॉन्ग करने के लिए। बाकी इस सिस्टम में क्या होता है, बॉयंट। देखो बॉयंट का मतलब होता है फ्लोट, फ्लोट करना मतलब तैरना, ठीक है। इसमें गैस्ट्रिक फ्लूइड में क्या होता है, हमारी दवा यहाँ पे तैरती रहती है ड्यू टू बॉयंट फोर्स। देखो एक होता है बॉयंट फोर्स, एक होता है हमारा ग्रेविटी, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स मतलब ये हमारा ऊपर की तरफ लगता है, ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ लगती है। तो जब ये ज्यादा होता है तब हमारी दवा यहाँ पे तैरती है। तो वही चीज है कि हमारी रिमेन बॉयंट ऑन द गैस्ट्रिक फ्लूइड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अफेक्टिंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट में कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन दवा हमारी तैरती रहती है इसमें। वाइल फ्लोटिंग ड्रग इज स्लोली रिलीज एट अ डिजायर्ड रेट, और जैसे जैसे तैरती रहती है उसी टाइम हमारी ड्रग भी रिलीज होती रहती है, लीडिंग टू बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कह सकते हो बना सकते हैं, तो उसके भी अलग अलग टाइप हैं। तो मेन दो टाइप है, एक है एफरवेसेंट टाइप, एक है नॉन एफरवेसेंट। देखो एफरवेसेंट का सिंपल सा मतलब है कि इसमें हमारी गैस रिलीज होगी, और नॉन एफरवेसेंट का मतलब कि इसमें गैस नहीं रिलीज होगी, कुछ और सिस्टम होगा। तो एफरवेसेंट में क्या होगा कि हमारी गैस रिलीज होगी, और गैस रिलीज होगी तो क्या होता है, गैस मतलब हवा, ठीक है। तो हवा भर जाएगी जब हमारी ड्रग के अंदर, तो वो क्या होगा, तैरती रहेगी। भाई जो चीज जितनी हल्की होगी वो उतना ज्यादा तैरेगी, है ना। तो वहां पे हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। और नॉन एफरवेसेंट में हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा दवा को डिजाइन करते हैं कि वो जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी देखते हैं एक एक करके, जैसे इसके अंदर भी 4 टाइप दे रखे हैं। तो एफरवेसेंट सिस्टम की बात करें तो एफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम जनरेट CO2 गैस विच हेल्प द डोजेज फॉर्म फ्लोट इन द स्टमक। तो इसमें हमारी गैस जनरेट होती है जो कि यहाँ पे दवा को फ्लोट करने में हेल्प करती है।
तो इसमें भी हमारे जैसे 4 सब टाइप है। जैसे पहला आ गया गैस जनरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो दवा है उसके अंदर कुछ एसिड या बाइकार्बोनेट होते हैं, और ये हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे ही दवा हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड में पहुंचती है तो हमारा रिएक्शन होता है और हमारी CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से टैबलेट यहाँ पे तैरना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हाइड्रोडायनामिकली बैलेंस सिस्टम हो गया। अब अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वोलाटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में, तो वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कह सकते हो टेम्परेचर पे, यहाँ पे कह सकते हो हमारे लिक्विड से, है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड होते हैं वोलाटाइल। तो यहाँ पे हम लोग वोलाटाइल लिक्विड का यूज करते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर में वेपराइज कर जाए, मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा हमारा इंटरनल प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा और हमारा सिस्टम फ्लोट करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक इन्फ्लेटेबल चेंबर का यूज करते हैं। देखो जैसे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक हमारा इन्फ्लेटेबल चेंबर होता है और इसमें हमारी ड्रग जो है फिल होती है। ठीक है, ये ड्रग रिजर्वायर होता है जिसमें हमारी ड्रग फिल होती है। और बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेटेबल चेंबर, ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहली बात तो ये तैरे और इसके ऊपर हमारी बायो इरोडेबल पॉलीमर फिलामेंट की कवरिंग भी होती है, जो कि क्या करता है भाई, देखो बायो इरोडेबल का मतलब कि जो बॉडी में डिजॉल्व हो जाए, और पॉलीमर मतलब कि जो दवा को धीरे धीरे करके रिलीज करे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो दवा है वो एक कंट्रोल रेट से रिलीज होती है और तैरती भी रहती है। Inflatable GRDT is a type of floating drug delivery system designed to prolong the gastric resistance time. बाकी it is used an inflatable chamber that allows the system to float in the stomach after oral administration. The main idea is to inflate the device. ठीक है, मेन आइडिया क्या होता है कि हमारा डिवाइस जो है तैरता रहे inside the stomach so that it remains buoyant and slowly release the drug. और फिर लास्ट हमारा आता है इसके अंदर इंट्रा गैस्ट्रिक ऑस्मोटिकली कंट्रोल DDS। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी दवा है, ठीक है, वो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके गैस को जनरेट करती है या फिर सिस्टम को एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोटिंग यहाँ पे मेंटेन रहती है। तो ये हमारा कह सकते हो गैस जनरेटिंग एफर्वेसेंट सिस्टम हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम में, तो इस सिस्टम में गैस नहीं प्रोड्यूस होती है, बल्कि जो बायोन्सी है या फिर फ्लोटिंग है, मतलब कि दवा का तैरना कैसे अचीव होता है, बाय यूजिंग जेल फॉर्मिंग पॉलीमर्स। मतलब हम लोग ऐसा पॉलीमर यूज करते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड में जाके जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें पहला आ जाता है कोलॉइडल जेल बैरियर सिस्टम। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स लाइक HPMC, कार्बापोल और सोडियम एल्गिनेट का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही स्टमक फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है ये एक जेल बैरियर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो जेल है ये एयर को ट्रैप, मतलब एयर को अपने अंदर भर के रखता है। ठीक है, मतलब एयर, देखो एयर ये जनरेट नहीं कर रहा है बल्कि एयर को अपने अंदर फिल कर लिया है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम हमारा फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एल्गिनेट बेड्स। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हमारा कैल्शियम एल्गिनेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम एल्गिनेट कैसे बनता है, जब हम लोग सोडियम एल्गिनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, मतलब डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एल्गिनेट और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करके हमारा बनाता है कैल्शियम एल्गिनेट, जो कि एक लाइट पोरस बेड होता है। और ये बेड बहुत ही लो डेंसिटी होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये आसानी से तैरता रहता है। हॉलो माइक्रोस्फेयर्स की बात करते हैं, बहुत ही टिनी, बहुत ही छोटे छोटे स्फेयर्स होते हैं, पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, और इनके अंदर एयर या फिर वॉइड होती है। ठीक है, मतलब एयर होता है या फिर वॉइड मतलब स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही लाइट होते हैं और हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में बहुत आसानी से तैरते रहते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर इसकी जो बाहरी दीवार होती है, इसके अंदर हमारे कुछ पोर्स होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड को तो एंट्री करने देते हैं लेकिन दवा को बाहर नहीं जाने देते। तो दवा हमारी धीरे धीरे इसी पोर से डिफ्यूज होकर रिलीज होती रहती है, और इसके अंदर हमारा एक एयर कंपार्टमेंट फिल होता है, जिसकी वजह से हमारी दवा यहाँ पे फ्लोट करती रहती है। तो ये हमारे फ्लोटिंग सिस्टम हो गए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो इतना आप लोग लिख के आ सकते हो बहुत आराम से। और सेकंड हम लोग बात करते हैं अपने म्यूको अडेसिव सिस्टम के बारे में। तो भाई देखिए, म्यूको अडेसिव सिस्टम को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ही हुआ है। म्यूको अडेसिव सिस्टम क्या होते हैं, जो ऐसे सिस्टम जो कि म्यूकस लेयर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, अडेयर हो जाते हैं। दे इंक्रीज, अब देखो जब हमारा कोई सिस्टम यहाँ पे हमारी म्यूकस लेयर के साथ अटैच हो गया तो क्या होगा भाई, हमारा गैस्ट्रिक, हमारा रेजिडेंस टाइम बढ़ जाएगा, है ना, रेजिडेंस टाइम इन द स्टमक बाय बाइंडिंग टू म्यूकस और एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा रेजिडेंस टाइम होगा। और अगर हम लोग बात करें, दिस हेल्प इन प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज एंड बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग दैट एक्ट लोकली और एब्जॉर्ब इन द स्टमक और स्मॉल। तो वही चीज है कि हमारा प्रोलॉन्ग करता है ड्रग रिलीज को। अब मैकेनिज्म की बात करें तो भाई देखिए, इन सभी चीजों को हमने अपने म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, आप लोग देख लेना। इसमें हमारा 2 स्टेज होती है, एक होता है कॉन्टैक्ट स्टेज। कॉन्टैक्ट स्टेज में क्या होता है, दवा यहाँ पे म्यूकस लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, और कंसोलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि जो दवा है, ठीक है, और जो हमारा म्यूकस लेयर है, तो इनकी चेन्स आपस में कह सकते हो इंटर पेनिट्रेट करती हैं, और यहाँ पे एकदम एक
टाइट बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो चिपक जाता है। और थर्ड हम लोग बात करें अपने हाई डेंसिटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो हाई डेंसिटी में क्या होता है, इसमें हमारे ड्रग को हम लोग बहुत ही हाई डेंसिटी के साथ डिजाइन करते हैं कि वो जो दवा है वो सिंक मतलब कि डूब जाए, है ना, हमारे हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में जाके डूब जाए बॉटम में, ठीक है। अनलाइक फ्लोटिंग सिस्टम, दीज सिस्टम स्टे एट द लोअर पार्ट। तो फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, फ्लोटिंग सिस्टम स्टमक के अपर पार्ट में रहता है, जबकि जो सिंकिंग सिस्टम होते हैं, हाई डेंसिटी सिस्टम होते हैं, ये हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में रहते हैं क्योंकि ये नीचे डूब जाते हैं। दिस हेल्प इन प्रोलॉन्गिंग गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ड्रग रिलीज बढ़ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें इसके, तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है किसी चीज का नीचे जाके बैठ जाना। तो इसमें क्या होता है, डोजेस फॉर्म हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड से ज्यादा डेंस होती है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, और इसके वेट की वजह से क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये रजिस्ट करता है, मतलब कि ये इतना भारी होता है कि हमारा गैस्ट्रिक एम्पटी, बाकी चीजें तो हमारी खाली हो जाती है हमारे स्टमक से, लेकिन ये खाली नहीं होता है, और ये हमारे स्टमक में लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। और अगर हम लोग बात करें अपने स्वेलेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो स्वेलेबल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जिसका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है जब वो गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, और ये जो सॉलिड सिस्टम होता है ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, बिकम टू लार्ज टू पास थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो मतलब ये इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा कह सकते हो इस स्पेस से पास ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक स्टमक में बना रहता है, और इसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक रिटेंशन प्रोलॉन्ग हो जाता है, कंट्रोल ड्रग रिलीज हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें, तो ये बेसिकली हमारा हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से मिलकर बना होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने ओरिजिनल साइज से काफी लंबे, मतलब कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो ओरिजिनल साइज देखो इतना छोटा था और ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो काफी बढ़ जाते हैं। और ड्यू टू स्वेलिंग द सिस्टम कांट एग्जिट द स्टमक दज एंश्योरिंग लॉन्गर रेजिडेंस टाइम, और इतना बड़ा साइज हो जाता है कि ये एग्जिट ही नहीं कर पाता स्टमक को, और काफी लंबे टाइम तक हमारे बना रहता है। तो ये सारे हमारे हो गए अप्रोचेस टू जीआरडीडीएस। और अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने एप्लीकेशन ऑफ जीआरडीडीएस के बारे में, तो एप्लीकेशन क्या है कि ड्रग रिलीज हमारी प्रोलॉन्ग होती है, स्टेडी प्लाज्मा लेवल हमारा काफी लंबे टाइम तक बना रहता है। भाई सिंपल सी बात है, हमारा ये कंट्रोल्ड रिलीज प्रोवाइड करता है। बायो अवेलेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है उन ड्रग्स की जो कि स्टमक और अपर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोवाइड लोकल एक्शन, तो अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी हमारा लोकल एक्शन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, तो पुअरली सॉल्युबल ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और डोज डंपिंग, देखो जो हमारा ड्रग डंपिंग क्या होता है कि दवा अचानक से नहीं रिलीज होती बल्कि स्लो स्लो करके रिलीज होती है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, क्योंकि जब दवा ज्यादा रिलीज नहीं होगी तो कभी कभी ओवरडोज की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं वो नहीं आएंगे। और पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है, और इंटेस्टाइन में ड्रग डिग्रेड को बचाता है। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीआरडीडीएस, और यहाँ पे हमारा गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।